वेलकम टू माई माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अबाउट द टाइमिंग डायग्राम ऑफ ऑप कोड फैच मशीन साइकिल। ऑप कोड मीन्स होता है ऑपरेशनल कोड। ऑपरेशनल कोड मतलब जो हर एक इंस्ट्रक्शन का 8 बिट का कोड होता है, उस 8 बिट के कोड को हम ऑपरेशनल कोड होता है, उसको शॉर्ट में हम ऑपएम कहते हैं, ऑप कोड कहते हैं। जैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ते तो उसको शॉर्ट में हम ऑपएम कहने लगते थे, इसलिए ऑपरेशनल कोड को हम शॉर्ट में ऑप कोड कहते हैं। अब ऑप कोड फैच का मतलब क्या होता है? फैच का मतलब जो मेमोरी से अगर इंस्ट्रक्शन के ऑपरेशन कोड को जब उठा के माइक्रोप्रोसेसर के अंदर लाते हैं, उसी टाइम ड्यूरेशन को हम बोलते हैं ऑप कोड फैच मशीन साइकिल। क्लियर है? तो हमें ऑपरेशन कोड ये पहले से पता होना चाहिए। ऑपरेशन कोड माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी में होता है। कब उठाया जाता है? ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तभी ऑप कोड को मेमोरी से उठाया जाता है। तो ऑप कोड फैच मशीन साइकिल में कुछ चीज़ें बिल्कुल बेसिक फंडा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ऑप कोड फैच में कितने टी स्टेट लगते हैं? ऑप कोड फैच में कितने टी स्टेट लगते हैं? 4 टी स्टेट्स लगते हैं। 40 स्टेट्स ऑफ कोड फैच में लगते हैं। तो सबसे पहली बात तो जब टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम तो यहाँ पर OF लिख देंगे, सिर्फ OF। क्लियर है? यहाँ बहुत ज़रूरी है इस ब्लॉक में OF लिखना। फिर हमें यदि ये पता है कि 40 स्टेट्स लगते हैं तो यहाँ पर क्लॉक पल्स बनाएंगे हम। जब क्लॉक पल्स बनाएंगे 1 2 3 4 4 क्लॉक पल्स हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा है क्लॉक पल्स में T1 T2 T3 T4। इससे पता लगता है कि ऑप कोड फैच में 40 स्टेट्स होती हैं। इसी को टी स्टेट बोलते हैं। क्लियर है? टी स्टेट का मतलब टाइम पीरियड। ये क्लॉक पल्स का टाइम पीरियड कितना है? क्लियर? T = 1/f का करता था। तो ऑप कोड फैच में 40 स्टेट्स हैं, तो आपका ये बन जाएगा क्लॉक पल्स बन जाएगी T1 T2 T3 T4। इसमें 4 इक्वल साइज के ब्लॉक बनाने के बाद हमें क्या चाहिए? अब हमें सबसे पहले ऑप कोड फैच में सबसे पहला ऑपरेशन होगा कि हम माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी से अगर ऑप कोड को फैच करना है तो माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी को एड्रेस भेजेगा। कहाँ एड्रेस भेजेगा? जहां पर ऑपरेशन कोड स्टोर होगा। क्लियर है? तो एड्रेस कितने बिट का भेजा जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर का एड्रेस कितने बिट का होता है? माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी का एड्रेस 16 बिट का होता है। तो 16 बिट का एड्रेस भेजना है तो एड्रेस लाइन्स चाहिए। एड्रेस लाइन्स कैसी होती हैं माइक्रो प्रोसेसर में? एड्रेस लाइन्स माइक्रो प्रोसेसर में होती हैं A02 A15 होना चाहिए, A02 A15 होना चाहिए, A02 A15 होना चाहिए। अब A02 A15 माइक्रो प्रोसेसर में होती ऐसी नहीं होती हैं। कैसे होती हैं? A02 A7 और यहाँ पर A82 A15 माइक्रो प्रोसेसर के ब्लॉक डायग्राम पढ़ा होगा तो A2 A15 अलग होता है। और यहाँ पर जो है AD02 AD7 पिन्स कैसी होती हैं? AD02 AD7 पिन्स मल्टीप्लेक्स्ड पिन्स होती हैं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर के पिन डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम में पढ़ा होगा। इससे क्या हुआ था? 8 लाइन्स की बचत हुई थी। तो एड्रेस लाइन A02 A15 हमें चाहिए और यहाँ पर है AD02 AD7। तो यहाँ का फंडा क्लियर होना चाहिए। A2 A15 तो अलग है, सेपरेट है, तो A2 A15 तो यहाँ पर बना हुआ है। तो ये तो यहाँ से निकल जाएगा। और जो A वाला एड्रेस है यहाँ से लेके यहाँ तक का और यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो इसको क्या बोलेंगे हम? हायर ऑर्डर हायर बाइट बोल सकते हैं। हायर बाइट एड्रेस ये 16 बिट का है तो बाइट बोलते हैं 8 बिट के ग्रुप को। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे लोअर बाइट। तो यहाँ पर लिखा है हायर बाइट एड्रेस A2 A15 में। और जहाँ पर AD02 AD7 में यूपी में जो होता है यहाँ पर लिखा है लोअर बाइट एड्रेस। लोअर बाइट एड्रेस हमने ब्लॉक के बाहर लिखा है, मतलब इस बस से जाता है। इसमें जगह तो इसलिए लिखा है, इसमें जगह नहीं है इसलिए हमने ऊपर लिखा है, क्योंकि अभी इन दोनों में कुछ लिखा जाएगा। क्लियर है? तो हायर ऑर्डर एड्रेस और लोअर ऑर्डर एड्रेस हो गया। अब यहाँ से एड्रेस कैसे जाएगा? क्योंकि ये तो मल्टीप्लेक्स्ड है तो एड्रेस कैसे जाएगा? अब मल्टीप्लेक्स्ड होने की वजह से यहाँ पर A02 A7 जाना चाहिए। A02 कितना?
A7 और A8 to A15 तो जा ही रहा था यहाँ पर, क्लियर है। तो A0 to A7 कब जाएगा, A0 to A7 यहाँ पर डीमल्टीप्लेक्सिंग होगी कब, व्हेन ALE इक्वल टू कितना भाई, व्हेन ALE इक्वल टू 1। जब ALE इक्वल टू 1 होगा तो एड्रेस लाइन और डेटा लाइन्स मल्टीप्लेक्स थी तो ये डीमल्टीप्लेक्सिंग हो जाएगी। सो डीमल्टीप्लेक्सिंग होगी तो जब ALE की वैल्यू 1 होती है तो एड्रेस फ्लो होगा, यहाँ पर A0 to A7 काम करेंगी, A0 to A7, D0 to D7 नहीं काम करेंगी, A0 to A7, क्लियर है। और D0 to D7 कम काम करेंगे जब जो है ALE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब ALE की वैल्यू जब 0 होगी तो क्या ऑपरेशन होगा, इसी 8 बिट के वायर से D0 to D7 फ्लो होगा। ALE का रोल है यहाँ पर। तो एड्रेस हम टाइमिंग डायग्राम, एड्रेस कितने टाइम में भेजते हैं, जो क्लॉक पल्स का जो T1 टाइम है, इतने टाइम की बात कर रहा हूं मैं अभी, T1 टाइम, जो फर्स्ट T1 टाइम होगा ये 0.3 माइक्रोसेकंड समय होता है T1 टाइम, T2 टाइम भी 0.3 माइक्रोसेकंड, ये सभी का टाइम बराबर है क्योंकि क्लॉक पल्स बिल्कुल क्लॉक फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट क्लॉक फ्रीक्वेंसी आती है क्रिस्टल ऑसिलेटर से, उसको हाफ करते हैं तो यहाँ पर मिलती है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो एड्रेस लाइन, डेटा लाइन, सो सबसे पहले हमें T1 टाइम में क्या भेजना है, मेमोरी को एड्रेस। तो यहाँ से देखिए हायर बाइट तो यहाँ से निकल गई A8 to 15 से, और लोअर बाइट कहाँ से निकलेगी, लोअर बाइट निकलेगी A0 to A7 से। A0 to A7 से कैसे निकलेगी, जब ALE की वैल्यू 1 होगी, हाई होना चाहिए ALE की वैल्यू, तो हमने यहाँ पर देखी ALE की वैल्यू लो आ रहा था, यहाँ से अपनी मशीन साइकिल स्टार्ट हुई तो लो से हाई किया हमने, हाई चली जा रही है, मतलब ALE हाई पर है, हाई का मतलब 1 पर है, 1 पर है तो इस बस से क्या फ्लो होगा, एड्रेस फ्लो होगा, मीन्स यहाँ से क्या फ्लो होगा, A0 to A7 काम करेगा यहाँ पर, A0 to A7 T1 टाइम में ALE की वैल्यू 0 है, और T1 टाइम में माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी को एड्रेस भेजता है, 0.3 माइक्रोसेकंड समय में मेमोरी को एड्रेस भेज देता है माइक्रो प्रोसेसर। अब एड्रेस कहाँ से भेजा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्राम काउंटर में जो भी एड्रेस होता है, प्रोग्राम काउंटर में मान लीजिए 2000 लिखा है तो 20, मान लीजिए 2000 लिखा है पीसी में कितना लिखा, 2000 लिखा है, और यहीं पर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना है तो जहां पर प्रोग्राम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के पास होता है। प्रोग्राम काउंटर में 8 बिट A है और 8 बिट A है, तो ये 8 बिट कैसे जाएगा, 8 बिट कैसे जाएगा, A तो जाएगा A0 to A7 से, और A वाला किससे जाएगा, A जाएगा A8 to A15 से, तो ये कहलाएगी लोअर बाइट, ये कहलाएगी हायर बाइट। तो यहाँ पर देखिए ALE A0 to A7 काम कर रहा है T1 टाइम में, ALE की वैल्यू हाई हो गई है, T1 टाइम की बात कर रहे हैं अभी, तो एड्रेस तो T1 टाइम में पहुंच गया भाई, लेकिन इनमें अभी कुछ सिग्नल्स की और जरूरत है, कुछ सिग्नल्स की और जरूरत होती है, जैसे कुछ सिग्नल्स होती है माइक्रो प्रोसेसर में, किसकी जरूरत पड़ती है, अभी जरूरत पड़ेगी IO/M बार S0 S1। IO/M बार क्या होता है, एक पेन होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो भी चीज पढ़ो सॉलिड पढ़ो, लेकिन विधिवत तरीके से डिटेल में पढ़ो। इसकी वैल्यू अगर 0 है तो कौन सा ऑपरेशन होगा, IO/M बार 1 है तो कौन सा, यदि 0 है, 0 का बार हो गया तो 1 हो गया तो मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन होगा। यदि IO/M बार की वैल्यू 0 है तो मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन, 1 है तो इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशन होगा। तो ये ऑपकोड फैच किससे रिलेटेड है, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है, इनपुट से डेटा उठाने जाना ऑपकोड फैच या मेमोरी से, तो ये अपना कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है मेमोरी से उठाना है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, इनपुट आउटपुट का काम ही नहीं होता प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में, मेमोरी और म्यूपी के बीच में काम चलता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में। तो IO/M बार कैसा होना जरूरी है भाई, मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन, ऑपकोड फैच मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन होता है। तो IO/M बार एक पेन होती है, 2 पेनें और होती हैं S1 और S0। ये पेनें कैसे काम करती हैं, ये पेनें हमेशा कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, 0 0 0 1 और 1 0 और 1 1, इतना काम करती हैं। तो यहाँ पर तो हल्ट होता था, यहाँ पर होता था हल्ट, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है राइट ऑपरेशन, यहाँ पर होता है रीड ऑपरेशन, और यहाँ पर क्या होता है ऑपकोड फैच ऑपरेशन। तो इस टाइम हमें कौन सा चाहिए इन 4 में से, क्या हल्ट करना है, नो,
हल्ट का मतलब एंड ऑफ प्रोग्राम। क्या राइट ऑपरेशन करना? नो। क्या रीड ऑपरेशन करना है इस टाइम? नो। हमें तो कौन सा टाइमिंग डायग्राम खींच रहे हैं? ऑप कोड फैच। तो हमें OF करना है। OF का मतलब ऑप कोड फैच। ऑप कोड फैच में S0 S1 की वैल्यू कितनी होना चाहिए? ए होना चाहिए 1 1। S1 और S0 दोनों 1 1 होना चाहिए। और मेमोरी रिलेटेड काम है तो IO/M बार 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 बायर है, 3 बायर के लिए यहाँ पर एक बस बनी है। IO/M बार क्रम से लिखें S1, S0। क्लियर है? 3 बायर जा रहे हैं यहाँ पर, तीनों बायर क्या करेंगे, कैसे जाएंगे? ये जो है यहाँ से क्रॉस करके बनेगा, सीधे लास्ट तक निकल जाएंगे, कहीं कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। यहाँ पर तीनों की वैल्यू बतानी है किसकी कितनी है, तो इसको क्या लिखेंगे? IO/M बार कैसा चाहिए हमें? 0 चाहिए, समझेंगे? तो यहाँ पर 0। और S1 और S0 की वैल्यू कैसा चाहिए? ऑप कोड फैच में कैसा चाहिए? दोनों की वैल्यू 1 1 चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 1। ये टेबल बहुत अच्छे से दिमाग में सेट होना चाहिए। क्लियर है? तो ये तो हो गया है इसका। ELE का काम हमने बताया T1 टाइम में हाई होता है। सिर्फ ये देखिए, कोई भी टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करिए आप, सिर्फ ELE की वैल्यू सिर्फ T1 टाइम में हाई कर दीजिए, फिर लो करके निकाल दीजिए लास्ट तक जहां तक वो टाइमिंग डायग्राम जा रहा है। हो सकता है 3T स्टेट हो, 4T स्टेट हो, 5T स्टेट हो, 6T स्टेट हो। क्लियर है? कहीं कहीं पर 5T स्टेट होते, यहाँ पर तो 4 ही बता रहे हैं हम। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आएगा क्या? ELE की वैल्यू एकदम हमेशा के लिए तैयार हो जाए। ELE T1 टाइम में हाई और हमेशा लो। और ए वाला यहाँ से जाएगा, इसमें कॉपी चेक होगी तो ए वाला और कॉन्सेप्चुअल ए वाला क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन यहीं बनाते हैं। जब ऑपकोड फैच होगा तो S0 S1 क्या कर रहे होंगे, या IO/M बार की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, यहीं पर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है? अब मेमोरी से डेटा उठाना है तो मेमोरी से डेटा जब लेना है तो रीड ऑपरेशन करना है या राइट ऑपरेशन? कौन सा ऑपरेशन करना है? मेमोरी से डेटा। और मेमोरी देखिए, जब आप यहाँ से उठा रहे हैं डेटा तो कैसे उठा रहे हैं? आप रीड ऑपरेशन कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर डेटा रख रहा हूँ बोर्ड पर, तो मैं राइट ऑपरेशन कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है? तो रीड ऑपरेशन, मेमोरी से डेटा लेना है तो रीड ऑपरेशन करना होगा। तो हमें ये कंट्रोल सिग्नल चाहिए, कौन सा? RD बार। RD बार कैसा चाहिए हमें भाई? रीड ऑपरेशन कब होगा? जब इसकी वैल्यू 0 होगी इस पिन पर, या 1 होगा। जब देखिए जिस पिन पर बार लगाए वहां पर 0 होना जरूरी, RD बार लो होना जरूरी है। क्लियर है? यहाँ पर लो होना जरूरी है। एक और होता है सिग्नल MEM R बार, एक कंट्रोल सिग्नल, जनरेटेड कंट्रोल सिग्नल। बार लगा है इस पर भी, रीड पर भी बार लगा है और MEM R पर, दोनों बार। ये तो माइक्रो प्रोसेसर के पिन डायग्राम में दिखा करते हैं, रीड बार और राइट बार। MEM R बार दिखते ही नहीं है पिन डायग्राम में। क्लियर है? माइक्रो प्रोसेसर के बाहर जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स होता है, 4 कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं। IO/M बार, ठीक है ना, IO/M बार, सॉरी MEM R बार, MEMW बार, IOR बार और IOW बार, 4 कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते थे। उनमें से मेमोरी से रिलेटेड काम है, मेमोरी को रीड करना है, इसलिए यहाँ पर रीड MEM R बार चाहिए और कोई नहीं चाहिए, तो उनकी हम बातें ही नहीं करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर रीड बार और MEM R बार दोनों सिग्नल हैं। मेमोरी रीड ऑपरेशन करना है तो इसकी भी वैल्यू कैसी होना जरूरी है? 0 होना जरूरी है। क्लियर है? तो इसको देखिए, T1 टाइम में क्या मेमोरी से डेटा रीड करना था? नो। क्यों? T1 टाइम में तो हमें एड्रेस भेज रहे थे, T1 टाइम में तो हमें एड्रेस भेज रहे थे। और T2 टाइम में जब T1 टाइम में तो ये एड्रेस सेंड हो गया, T2 टाइम में डेटा उठेगा मेमोरी से। डेटा क्या उठना है? 8 बिट का उठना है। 8 बिट का क्या है जो उठना है आपका? 8 बिट का डेटा है, लेकिन वो इस टाइम क्या काम कर रहा है? जो डेटा है 8 बिट का ऑप कोड फैच, इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन कोड है वो। उसी ऑपरेशन कोड की वजह तो इस टाइमिंग डायग्राम का नाम है ऑप कोड फैच मशीन साइकिल। जब किसी इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन कोड उठाता है मेमोरी से तो उस टाइम को बोलते हैं ऑप कोड फैच। जब कोई 8 बिट का नंबर उठाता है तो उसी को बोलते हैं मेमोरी रीड। क्लियर है? तो उसको मेमोरी रीड टाइमिंग डायग्राम बोलेंगे, MR टाइमिंग डायग्राम। अब यहाँ पर आते, इसकी वैल्यू T1 टाइम में तो हमें एड्रेस भेज रहे थे, ना रीड होना था ना राइट। जब रीड ऑपरेशन कब होना? T2 टाइम में। जब एड्रेस पहुंच गया मेमोरी को तो मेमोरी कह रही करना क्या है, तो मेमोरी 2 काम कर सकती, रीड और राइट। तो अब हमें डेटा उठाना है तो आपने रीड बार सिग्नल भेज दिया, रीड बार सिग्नल भेज दिया RD। क्लियर है? T2 टाइम में ही तो भेजना। T2 टाइम में, T2 टाइम में क्या होगा? ये लो सिग्नल हो गया। जब रीड बार 0 होगा तभी तो रीड ऑपरेशन होगा। तो ये दोनों सेम शक्ल के बने होते हैं भाई, दोनों बिल्कुल सेम शक्ल के होते हैं, इसलिए इसको बनाते समय बिल्कुल टेंशन न लें। यहाँ से दोनों हाई T1, T2 और T3 टाइम में लो, फिर हाई कर देना है। क्लियर है? हमेशा के लिए सीख लो। तो ये हमेशा के लिए है,
ये हमेशा के लिए, ये हमेशा के लिए। तो टाइमिंग डायग्राम बहुत ही आसान है, और अगर टाइमिंग डायग्राम समझ में आ गए तो माइक्रो प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर है। तो यहाँ पर आते हैं हम, माइक्रो प्रोसेसर का अंदर का कॉन्सेप्ट यही समझा पाता है टाइमिंग डायग्राम। यदि सभी ये टाइमिंग डायग्राम पढ़ लिया आपने, माइक्रो प्रोसेसर समझ में आ जाएगा। अब आते हैं बातें यहाँ पर, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब आते हैं कि T2 टाइम में क्या होगा, क्लियर है। अब ALE की वैल्यू कैसी करने, T2 टाइम में ALE की वैल्यू हो गई 0, T1 टाइम में एड्रेस पहुंच गया, T1 टाइम में एड्रेस पहुंच गया। T2 टाइम में क्या होगा, डेटा फ्लो होना चाहिए। डेटा फ्लो कैसे होगा, जब AD0 to AD7, AD0 to AD7 है, AD0 to कितना है, AD7, क्लियर है। 15 लिखा था, AD0 to AD7। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर D0 to D7 फ्लो होना है। जब D0 to D7 कब जाएगा डेटा, डेटा आना है अब उसी बस से, उसी बस से T1 टाइम में एड्रेस भेजा था, उसी बस से अब T1 टाइम में क्या भेजना है, डेटा आना है। डेटा क्या है, 8 बिट का है। 8 बिट का है, वो क्या है, वो ऑपरेशन कोड है किसी इंस्ट्रक्शन का, किसी इंस्ट्रक्शन, उसी से तो माइक्रो प्रोसेसर समझ जाएगा कि क्या काम करना है, ऑपरेशन कोड से, इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन कोड से। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, AD0 to AD7 आया। T2 टाइम में क्या होगा, हमें क्या चाहिए, T2 टाइम में रीड बार चाहिए सिग्नल। जब रीड बार मेमोरी को मिल जाएगा तो मेमोरी उठा के 8 बिट का ऑपकोड दे देगा। तो T1 टाइम में तो PC सेंड से एड्रेस हो गया। देखिए यहाँ पर लिखा भी हमने सबके बारे में, ड्यूरिंग T1 स्टेट, 4 हेडिंग पढ़ी हैं, ड्यूरिंग T2 स्टेट, ड्यूरिंग T3 स्टेट एंड ड्यूरिंग T4 स्टेट। हर एक के लिए हमने यहाँ लिख दिया है, जो पढ़ना हो तो यहाँ से पढ़ लेना। जैसे पहले ही में देखिए, व्हेन ALE इक्वल टू 1, जब ALE हाई है तब क्या होगा, PC सेंड्स एड्रेस टू मेमोरी। मेमोरी को एड्रेस कौन भेजेगा, प्रोग्राम काउंटर ही तो भेजता है, प्रोग्राम काउंटर, क्लियर है। और प्रोग्राम काउंटर में यहाँ से 0 भेज दिया, ये 15 से कितना भेज दिया। यदि मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो इससे कितना जाएगा, इससे कितना जाएगा, इससे जाएगा 20H, और इससे कितना जाएगा 00H, मेमोरी का एड्रेस ये वाला है। अगर ये एग्जाम्पल मान लेता हूं तो तभी लिखना है जब जो है आप मान लें, कोई बगैर माने तो उतना ही लिखना है, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर डेटा उठेगा, ऑपरेशन कोड। तो इस ब्लॉक में क्या होगा, T2 टाइम में मेमोरी से डेटा उठेगा और कहाँ पहुंच जाएगा, मेमोरी से डेटा उठाएगा। ब्लॉक डायग्राम मेमोरी के नीचे लगा था A/D बफर। कहाँ क्या लगा था, A/D बफर। A/D बफर का मतलब एड्रेस/डेटा बफर, जो एड्रेस फ्लो कराता है और डेटा फ्लो कर, बफर मतलब जैसे इनपुट वैसे ही आउटपुट। तो AD0 to AD7 A/D बफर पर पहुंच जाएगा, मेमोरी से 8 बिट का ऑपकोड उठेगा। सिर्फ T2 टाइम में मेमोरी से उठेगा, सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो A/D बफर लगा वहां पर पहुंचेगा, क्लियर है। फिर T2 टाइम में तो हो गया इतना काम। T2 टाइम में कितना लिखा, देखिए हमने यहाँ पर, ड्यूरिंग T2 स्टेट व्हेन ALE इक्वल टू 0, T2 टाइम में ALE 0 हो जाना चाहिए। ALE यहाँ आई थी T2 टाइम में ALE लो हो गया। देन मेमोरी सेंड्स 8 बिट ऑपकोड टू A/D बफर, A/D और T2 टाइम में ही क्या हो जाता है, T2 टाइम में ही PC इक्वल टू PC+1 हो जाता है। यहाँ पर लिखा होगा, इसको लिखना ना भूलें, PC इक्वल टू PC+1। PC मतलब प्रोग्राम काउंटर में इंक्रीमेंट हो जाएगा। प्रोग्राम काउंटर में जो 2000 था तो 2000 का क्या हो जाएगा, प्रोग्राम काउंटर 2001 हो जाएगा अपने आप, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर के नीचे लिखा था इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर एड्रेस लेस, तो अपने आप इंक्रीमेंट करेगा, ऑटोमेटिकली करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का अपना इंटरनल काम है, हमें नहीं करना है इसमें। अब यहाँ पर आते हैं कि ये बस यहाँ पर बंद हो गई, क्योंकि कुछ टाइम के बाद एड्रेस पहुंच गया T1 टाइम में, फिर कुछ नहीं भेजना है। तो यहाँ पर लगा डॉट का मतलब क्या, डॉट का मतलब हाई इंपीडेंस में चली गई बस। इस टाइम ना एड्रेस फ्लो हो रहा है ना डेटा फ्लो, कुछ भी नहीं जा रहा, हाई इंपीडेंस में चली गई, फिजिकली कनेक्ट है लेकिन कुछ फ्लो नहीं हो रहा उसमें। जब रीड बार 0 होगा, देखिए जब डेटा तो बस पर तो ये वाला बस पर तो डेटा तभी आएगा जब रीड बार 0 मिलेगा, मेमोरी तभी देगी जब रीड बार 0 मिलेगा, ये रीड 0 मिलेगा। तो क्या होगा यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसको मैं यहाँ से डॉट करके इसको मिला दूं, और इसको मैं ऐसे ले जाता हूँ डॉट करके, इसको यहाँ मिला देना है। इसको कहाँ मिला देना है, यहाँ पर ऐसी टेढ़ी लाइन से मिलाना है, सीधी ने लाइन खींच दे कहीं,
डॉट डॉट करके ही मिक्स करना है इसको। इसका मीन्स क्या है, ये क्यों मिलाते हैं, यहाँ पर रीड बार जब जीरो हो जाएगा, देखिए हाई से लो होगा और नीचे वाले हिस्से में जाकर तभी रीड ऑपरेशन होगा। जब रीड ऑपरेशन होगा तभी बस पर कुछ नहीं फिलो हो रहा था, तब बस पर क्या फिलो होने लगेगा, 8 बिट का ऑप कोड आ जाएगा बसेस पर। जब आ जाएगा बसेस पर तो यहाँ पर बसेस T2 टाइम में फिर से बन गई है, जैसी ये बनी थी वैसी फिर से जनरेट होगी, किसकी, इसकी वजह से। तो ये दोनों, इस बस पर क्या आएगा, 8 बिट का ऑप कोड उठेगा। तो क्या लिखें इस ब्लॉक के अंदर, तो अभी हमने कुछ लिखा ही नहीं। इस ब्लॉक के अंदर क्या लिख दें, क्या लिखें, 8 बिट का होता है 8 बिट ऑप कोड फ्रॉम, कहां से उठा, फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी से 8 बिट का ऑप कोड उठ गया भाई, मेमोरी से 8 बिट का ऑप कोड उठ गया मेमोरी से। तो इसके अंदर ये लिखना था 8 बिट ऑप कोड फ्रॉम मेमोरी। और कहाँ जाना है, वो म्यूपी में जाना है, म्यूपी में, क्लियर है। तो म्यूपी में कहाँ जाना है वो बात की बात है, वो जाना है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो T2 टाइम हो गया। T3 टाइम में क्या होगा भाई, T3 टाइम में ध्यान रखिएगा, A/D बफर में डेटा पहुंचा था, अभी A/D बफर में, किसमें, A/D बफर ब्लॉक डायग्राम में लगा था, A/D बफर में पहुंच गया था। अब A/D बफर डेटा भेजेगा और 8 बिट का ऑप कोड कहाँ, A/D बफर से T3 टाइम की बात कर रहे हैं अब हम। A/D बफर से डेटा उठेगा सीधे माइक्रोसॉफ्ट राइट हैंड पर सबसे बड़ी एक बस लगी थी, वही 8 बिट इंटरनल बस में जोड़ती थी, वहां से जाएगा और कहाँ चला जाएगा, एक्यूमुलेटर में नहीं, टेम्परेरी डेटा रजिस्टर में नहीं, मक्स के अंदर घुस जाएगा उधर कहीं नहीं, फ्लैक्स में तो जा ही नहीं सकता, उसका उल्टा कनेक्शन होता है। इसके बाद कहाँ जाए, सिर्फ एक ही जगह, ऑपरेशन कोड है तो सिर्फ एक जगह जा सकता, कहाँ पर जा सकता है, ऑपरेशन कोड है भाई तो सिर्फ एक जगह जा सकता है, कहाँ पर, नाम सुना होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ब्लॉक डायग्राम में लगा था, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा 8 बिट का ऑप कोड T3 टाइम में। और जैसे ही इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पहुंचा, उसने तुरंत इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद किसको पकड़ा दिया, उसने किसको पकड़ा दिया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आया डेटा, ये ऐसे बना था ब्लॉक डायग्राम में, और इससे ऐसे यहां से पर आया और इसने इसको पकड़ा दिया। यहां पर क्या लगा था, इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल इनकोडर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर मशीन साइकिल इनकोडर। जैसे ही इंस्ट्रक्शन का जो ऑप कोड आया, क्लियर है, और उसके जैसे ही उसकी डिकोडिंग हुई, इंस्ट्रक्शन डिकोडर में गया, डिकोडिंग हुई, और जैसे ही डिकोडिंग हुई उसको माइक्रोसॉफ्ट को सब समझ में आ गया, ऑपरेशन कोड की जैसे ही डिकोडिंग उसको समझ में आ गया, करना क्या है, जैसी डिकोडिंग होती है वैसे ही उसको समझ में आ गया करना क्या है। तो ये T3 टाइम का काम था अभी। और जैसे ही उसको समझ में आएगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर में डिकोडिंग उसको समझ में आ गया क्या करना है, और इसी में लिखा है मशीन साइकिल इनकोडर। और यही ब्लॉक, इसी ब्लॉक में जो भी ऑपरेशन होना है उसके माइक्रो स्टेप्स जनरेट कर देता है, माइक्रो स्टेप, माइक्रो सेकंड में काम होने वाले ऑपरेशन के स्टेप्स जनरेट करता है। अब ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, जब सब काम हो जाते हैं बहुत स्पीड से करता है, हमें पता ही नहीं लगता है। तो वो माइक्रो स्टेप्स जो होते हैं उसके बाद हमें पूरा काम किया हुआ मिलता है, क्लियर है। तो यहाँ पर ड्यूरिंग T3 स्टेट क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए PC = PC+1, वहाँ आ गया होगा समझ में, यहाँ लिखना ना भूलें, PC = PC+1 इसी T2 टाइम में ही होता है, तो इसलिए यहीं पर लिखना है T2 और T3 के बीच में। ड्यूरिंग T3 स्टेट 8 बिट ऑप कोड सेंड्स टू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, कहाँ भेजा जाता है, 8 बिट का ऑप कोड कहाँ पहुंचा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसके बाद क्या होगा, विच डिकोडेड इन इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल इनकोडर, जो इंस्ट्रक्शन डिकोडर और मशीन साइकिल इनकोडर लगा है इसके नीचे, उसी में इसकी क्या हो जाती है, डिकोडिंग हो जाती है। जब इसकी डिकोडिंग हो जाती है तो वो क्या है, इट जनरेट्स, यही डिकोडर जो है इंस्ट्रक्शन डिकोडर मशीन साइकिल, इट जनरेट माइक्रो स्टेप्स टू परफॉर्म ऑपरेशन। यहीं पर माइक्रो प्रोसेसर के माइक्रो स्टेप जो ऑपरेशन होते हैं यहीं पर वो जनरेट कर देता है और पकड़ा देता है टाइम एंड कंट्रोल यूनिट को, और टाइम एंड कंट्रोल यूनिट फटाफट माइक्रो सेकंड समय में सब काम कंप्लीट करके देती है सीक्वेंस से, क्लियर है। तो यहाँ पर वही लिखा था जो होना था ड्यूरिंग T3 स्टेट।
अब जब माइक्रो प्रोसेसर को काम लगा, माइक्रो स्टेप जनरेट हो गए, उसने काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में ऐसा काम मिला है कि जो अगर म्यूपी के अंदर के काम भी T4 टाइम रह गया, T4 टाइम में क्या होगा, यदि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर म्यूपी के अंदर के अंदर ही काम होना है, मान तो म्यूपी के अंदर ही काम होना है, तो T4 टाइम में काम कंप्लीट हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर उस इंस्ट्रक्शन का पूरा काम कंप्लीट कर देगा T4 टाइम में। लेकिन यदि ऐसा है कि इनपुट से रिलेटेड है या आउटपुट से रिलेटेड ऑपरेशन होने का ऑर्डर मिला है, ऑपकोड फैच की जैसी डिकोडिंग, उसे पता लगे इनपुट से डेटा लेना है, आउटपुट पर भेजना है, या मेमोरी से लेना है या मेमोरी पर भेजना है, तो इनमें से कोई अगर ऑर्डर मिल गया तो T4 टाइम में काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और जब T4 टाइम में काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा उस इंस्ट्रक्शन का, तो माइक्रो प्रोसेसर की उस इंस्ट्रक्शन में फिर दूसरी मशीन साइकिल चलेगी। कौन सी? यदि मेमोरी से डेटा लेना है तो मेमोरी रीड मशीन साइकिल चलेगी, मेमोरी से डेटा रखना है, मेमोरी में डेटा रखना है, स्टोर करना है मेमोरी में, तो मेमोरी राइट मशीन साइकिल चलेगी। इनपुट से डेटा लेना है तो इनपुट से डेटा लेना है तो IOR मशीन साइकिल चलेगी। यदि इनपुट आउटपुट पर डेटा भेजना है तो IOW मशीन साइकिल चलेगी। यही तो 5 मशीन साइकिल हैं, तो वही डिसीजन लेगा कि करना क्या है। तो T4 टाइम में क्वेश्चन उठता, हमने लिखा क्या है ड्यूरिंग T4 स्टेट, इफ MUP नॉट रिक्वायर्ड MR का मतलब मेमोरी रीड ऑपरेशन नहीं होना, मेमोरी से रिलेटेड AMW मेमोरी राइट ऑपरेशन नहीं होना, IOR इनपुट आउटपुट रीड नहीं करना, इनपुट आउटपुट राइट नहीं करना। मतलब ये 4 ऑपरेशन अगर नहीं करने हैं, यदि नॉट रिक्वायर्ड क्या ये 4 ऑपरेशन, मतलब ना तो इनपुट, ये 2 ऑपरेशन किसके लिए, इनपुट आउटपुट के लिए हैं, ये MR AMW किसके, मेमोरी के। यदि ना मेमोरी से रिलेटेड ऑपरेशन होना, ना इनपुट आउटपुट से IO से रिलेटेड ऑपरेशन, तो क्या होगा, तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर काम होना होगा। तो वही लिखा है कि T4 टाइम में वो उस इंस्ट्रक्शन का काम भी कंप्लीट कर लेता है। क्लियर है? तो यहाँ पर बस चली गई थी हाई इंपीडेंस में, डॉट का मतलब हाई इंपीडेंस में। क्लियर है? क्योंकि एड्रेस T3 टाइम में ही पहुंच गया, T4 टाइम में एड्रेस की डेटा की जरूरत नहीं थी यहाँ पर, इसलिए डॉट है वो। तो यहाँ पर वही लिखा है, देन MUP कंप्लीट द इंटरनल ऑपरेशन इन T4 स्टेट। T4 टाइम में माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशन भी कंप्लीट कर लेता है। क्लियर है? यहाँ पर एक चीज कि ये यहाँ पर तो बसेस बन गई थी, जब रीड बार 0 हुआ था डेटा आया था बसेस पर, जो है D0 to D7 डेटा तो फ्लो हो रहा था। यहाँ पर D0 to D7 काम कर रही थी। यहाँ पर क्या काम कर रही थी, यहाँ पर सही कहें तो D0 to D7 काम कर रही थी। तो यहाँ पर A0 to A7 काम कर रही थी, क्योंकि ALE पर डिपेंड कर रहा था ये। और लेकिन यहाँ पर जब जो है रीड बार राइट बार जब 0 हो गया तो क्या हुआ, तो यहाँ पर इसको क्या कर दिया हमने, इसको यहाँ पर मिला दिया। देखिए इसको हमने इसको जब हाई हो जाए, हाई वाले पे सर्कल, इसको ऐसे मिला दिया, और इससे ऐसे ले जाना और इसको यहाँ पर मिला देना है। तो ए वाला टाइमिंग डायग्राम में ए वाले दोनों ही यहाँ से जाते हैं, जहां पर ये मिलते हैं वहीं पर बसेस क्लोज हो जाती है, और बसेस कहाँ चली जाती है, हाई इंपीडेंस पर चली जाती है। क्लियर है? तो हमारे हिसाब से यहाँ पर ये चीज चेक होती है। ये वाला क्या लिखा आपने यहाँ पर, PC इक्वल टू PC प्लस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये चीजें ना भूलें। कॉपी चेक करते समय बहुत ही कुछ चीजों की सख्त आवश्यकता होती है, जो चेक करते समय सबसे पहले वही पॉइंट चेक कर लिए, वो सही है तो फिर आगे चेक करनी, तो अदरवाइज नहीं। ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। हम समझते हैं कि बहुत अच्छी समझ में आया होगा, हमारी कोशिश थी ये। ओके, थैंक यू।